आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 11th ज्योग्राफी के मॉडल सेट 2 का कंप्लीट सॉल्यूशन कराने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पर बने रहें। और इससे पहले मैंने मॉडल सेट 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन करा दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप लोग उस वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके हर एक क्वेश्चन को बहुत ही सिंपल तरीके से और इजी तरीके से समझ लेते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि देखिए आप लोगों का जितना भी मॉडल पेपर आया हुआ है हर एक मॉडल पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन आप लोगों को इस चैनल पर मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 क्या है देख लीजिए कि विश्व में सर्वाधिक गहरे सागरीय गर्त का नाम लिखे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मारियाना गर्त। ये हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्तर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देखिए कि लोकतक झील किस राज्य में स्थित है। तो ये आपका मणिपुर में स्थित है, मणिपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि भारत का एकमात्र जीवित सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है। तो ये हो जाएगा बैरन द्वीप, यानी कि बैरन द्वीप में स्थित है, या फिर मतलब एक्चुअल में बोला जा सकता है यहाँ पर कि ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ये स्थित है। कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देखिए कि भारत की जलवायु कैसी है। तो भारत की जो जलवायु है, तो भारत की जलवायु उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देख लेते हैं हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है क्या है। तो देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है क्या है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर। गुरु शिखर इसका राइट उत्तर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि लाल मिट्टी के लाल रंग का क्या कारण है। जो हमारा लाल मिट्टी है तो लाल रंग का होता है, क्यों होता है। तो लाल मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है, इसलिए इसका रंग लाल होता है। जो लाल मिट्टी है ना, इसमें लोहे की जो मात्रा ये बहुत ही अधिक होती है, इसलिए इसका जो रंग होता है लाल होता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है देखिए यहाँ पर कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को क्या कहा जाता है। तो महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को सह्याद्री कहा जाता है, ठीक है, सह्याद्री इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलिए। बहुत ही सिंपल सा और सरल सा प्रश्न है। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि जल चक्र क्या है, चित्र सहित समझाएं। चलिए देख लेते हैं कि हमारा जो जल चक्र क्या होता है और उसको हम लोग यहाँ पर चित्र के माध्यम से देखेंगे। सिंपल सा यहाँ पर मैंने ही चित्र बना दिया है, आप लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, देख लीजिए। अगर बात किया जाए जल चक्र का तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या लिखा है। देखिए यहाँ पर क्या कि हम जानते हैं कि पृथ्वी में 3 भाग जल एवं 1 भाग स्थल है, और ये जल समुद्रों, नदियों, झीलों और खेतों में है। जब सूर्य का प्रकाश इस जल पर पड़ते हैं तो यह जल वाष्प बनकर उड़ता रहता है। फिर जब ये वाष्प ठंडे हो जाते हैं तो बादल का रूप ले लेते हैं, जिससे वर्षा होती है, और यह जल फिर हमारी पृथ्वी पर वापस आ जाती है, जिसे जल चक्र कहा जाता है। और यह प्रक्रिया चलते रहती है, जिससे हमें पानी हमेशा मिलता रहता है। देखिए एक्चुअल में अगर कहा जाए तो होता कैसे, बात को ध्यान से सुनिएगा। जैसे कि ये हमारा हो गया समुद्र, ये हमारा समुद्र हो गया, ये हमारा सूरज हो गया, यानी कि सूर्य हो गया। अब सूर्य का प्रकाश जैसे ही समुद्र पर पड़ता है, ठीक है, तो समुद्र का पानी यहाँ पर हीट हो जाता है, गर्म हो जाता है। गर्म होने के फलस्वरूप क्या होता है, यहाँ से भाप मतलब बनना शुरू हो जाता है, जिसको हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण। ये वाष्पीकरण ऊपर की ओर चलता जाता है और ये ठंडा हो जाता है। ठंडा होकर यानी ये संघनन करके बादल का रूप ले लेता है, और यही बादल जो होता है वह मतलब बादल से क्या होता है, बारिश होती है, यानी कि वर्षा होता है। तो वर्षा के फलस्वरूप फिर से ये जो पानी होता है फिर से समुद्र में वापस आ जाता है, और ये जो चक्र ये चलता रहता है, इसी को हम लोग जल चक्र के नाम से भी जानते हैं। तो ये हो गया हमारा ये जो प्रश्न था, क्वेश्चन नंबर आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर। चलिए जल चक्र तो क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या है कि उप महाद्वीप किसे कहते हैं। भारतीय उप महाद्वीप में सम्मिलित देशों के नाम लिखें। चलिए हम लोग बात करते हैं उप महाद्वीप किसको बोलते हैं, और भारत में जो उप महाद्वीप जो सम्मिलित देश है, भारतीय उप महाद्वीप में जो सम्मिलित देश है, इसको हम लोग एक एक करके हर एक चीज को यहाँ पर देख लेते हैं। तो देख लीजिए यहाँ पर जो उप महाद्वीप है, उप महाद्वीप माने होता क्या है, ध्यान से सुनिएगा। देखिए यहाँ पर आंसर को मैंने लिख दिया है। तो उप महाद्वीप माने होता है कि पृथ्वी पर मौजूद ऐसा भूभाग जो किसी महाद्वीप का हिस्सा होते हुए भी प्राकृतिक रूप से उससे अलग प्रतीत होता है, उसी को हम लोग उप महाद्वीप कहते हैं। नोट डाउन करिए, जो भारतीय उप महाद्वीप है उसमें जो सम्मिलित देश है अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये आपका श्रीलंका लिखिएगा, ठीक है, थोड़ा मिसप्रिंट है। श्रीलंका हो गया, नेपाल, भूटान, बर्मा और हिंदुस्तान, ये सब के सब आप लोग यहाँ पर नोट डाउन कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर क्या देख लीजिए।
क्वेश्चन नंबर 10, देखिए बहुत सारे बच्चों का कमेंट्स आता है कि सर जैसे कि यहाँ पर इतना वर्ड्स में लिखना चाहिए, आपने इतना वर्ड्स में नहीं लिखा। देखिए यहाँ पर जैसे कि 3 नंबर का अगर प्रश्न रहेगा तो इसके लिए क्या करिए, आप लोग 3 ठो पॉइंट लिखिए, 3 ठो यहाँ पर आप लोग पॉइंट्स लिख दीजिए, आप लोगों का काम बन जाएगा। यहाँ पर आपको गिनना नहीं है कि कितना हो रहा है कितना नहीं हो रहा है। 2 नंबर का दिया रहेगा 2 ठो पॉइंट्स लिखिए आप लोग, 4 नंबर का दिया रहेगा 4 ठो पॉइंट्स आप लोग लिखिए, 5 नंबर मिलने वाला 5 ठो पॉइंट्स लिखिए। तो इस प्रकार से होता है। यहाँ पर आपको वर्ड्स नहीं गिनना है कितना वर्ड्स का हो रहा है कितना नहीं, ये सब चीज आपको नहीं देखना है। जितना नंबर उतना पॉइंट्स आप लोगों को दे देना, क्योंकि एक पॉइंट्स के लिए आप लोगों को 1 नंबर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि भारत में मानसून की जो 3 विशेषता है क्या क्या, देखिए पहला क्या है कि भारत में मानसून अनिश्चित होता है, कि कब आएगा कब नहीं पता नहीं, तो अनिश्चित है। मानसून में भारत के सभी भागों में एक समान वर्षा नहीं होती। देखिए जब मानसून होती है तो कहीं पर अधिक वर्षा होती है कहीं पर कम, तो एक समान वर्षा नहीं होती है। भारतीय मानसून में आर्द्रता की कमी होती है। तो इस 3 को लिख दीजिएगा, आप लोगों का काम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कि भारतीय नदियों के प्रदूषित होने के 3 कारण बताएं। देखिए पहला कारण है कि फैक्ट्रियों से निकलने वाले कूड़े कचरे को सीधे नदियों में बहा दिया जाता है, ये कारण हो गया। जल जहाजों से निकलने वाले तेल से, देखिए जैसे कि पानी के भीतर यानी कि नदियों वगैरह में क्या होता है, जल जहाज चलता है उससे जो पानी जो जल जहाज चलता है ना उसका जो तेल होता है वो पानी के साथ मिक्सअप हो जाता है, इनकी मिक्सिंग हो जाता है, इससे भी हमारा होता है नदियों का प्रदूषण। सबको पानी में बहाने से जो मतलब लाश होता है उसको पानी में बहा दिया जाता है, मूर्ति विसर्जन से, ये सबसे क्या होता है, नदियां प्रदूषित होती है। आगे बढ़ते आगे चलिए, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर क्या दिया गया देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि तमिलनाडु के तटीय प्रदेशों में जाड़े के मौसम में अधिक वर्षा क्यों होती है। तो देखिए इसका उत्तर, सर्दियों के समय देश में उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनें समुद्र की ओर बहती है, इसलिए देश के ज्यादातर इलाकों में शुष्क मौसम होता है। तमिलनाडु का तट अधिकतम वर्षा इन्हीं पवनों से प्राप्त करता है। जो तमिलनाडु का जो तट होता है, मतलब देखिए ये जो उत्तर पूर्वी व्यापारिक ये जो पवनें हैं, इसी के चलते तमिलनाडु में मतलब जाड़े के मौसम में भी अधिक वर्षा होती है, क्योंकि वहाँ ये पवनें समुद्र से स्थल की तरफ बहती है। ये हो जाएगा इसका प्यारा सा उत्तर। क्वेश्चन नंबर 13 है कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति क्यों महत्वपूर्ण है। देख लीजिए क्यों महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसका भी उत्तर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सिंपल तरीके से लिख दिया, देख लीजिए क्या है इसका उत्तर कि हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित भारत की केंद्रीय स्थिति महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत को इस स्थिति का प्राचीन काल से लाभ मिलता रहा है। इस स्थिति के कारण भारत के जलमार्ग द्वारा पूर्वी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया, दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी एशिया और पूर्वी एशिया के देशों में पहुंचा जा सकता था। अतः भारत में इन देशों के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक एवं व्यापारिक संबंध स्थापित किए। भारत की इस स्थिति का महत्व इस बात से और भी स्पष्ट हो जाता है कि देश के साथ लगते महासागर का नाम भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम पर हिंद महासागर पड़ा। तो ये हो जाएगा इसका बिल्कुल प्यारा सा सुंदर सा उत्तर। नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या देखिए कि पश्चिम तटीय मैदान पर डेल्टा क्यों नहीं है। तो देखिए क्यों नहीं है, तो भारत के पश्चिमी भागों में बहने वाली नदियों की ढाल काफी तीव्र है, इसलिए ये नदियां अपने मुहान पर अनेक भागों में न बहकर एक भाग में बहती है। अर्थात ये नदियां डेल्टा न बनाकर क्या है ज्वारनद मुख बनाती है, इसलिए पश्चिमी तटीय मैदान पर कोई भी डेल्टा नहीं है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को चलते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि मृदा अपरदन के प्रमुख कारण, देखिए क्या क्या कारण है, इसमें क्या क्या समस्या हो रहा है और इसको मतलब इससे किस प्रकार से मतलब इसको बचा जा सकता है, इनके निपटने का जो उपाय है यहाँ पर उपाय भी हमें बताना है। तो पहले बात करते हैं कारण। तो पेड़ पौधों के अंधाधुंध कटाई कारण, अत्यधिक पशु चराने से होता है, वनों में आग लगने से होता है, बाढ़ और आंधियां आने से, एक ही किस्म का फसल लगाने से होता है। ये सब हो गया। अब क्या क्या समस्या होता है देख लीजिए। मृदा अपरदन से मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है, जिससे फसल ना के बराबर होती है, मतलब फसल बहुत ही कम होता है। मृदा अपरदन से कृषि पर गहरा प्रभाव पड़ा है, जो कृषि है कृषि पर भी बहुत ही गहरा प्रभाव पड़ा है, जो कि यहाँ पर साफ साफ मैंने लिख दिया है। अब बात करें रोकथाम के उपाय का, तो वृक्ष रोपण करके वृक्ष हम लोग लगाएंगे अधिक से अधिक, तो इससे हमें मतलब इस चीज से बचा जा सकता है। अति पशुचारण को रोककर, जो हम लोग अधिक जो पशु चरा रहे हैं तो अत्यधिक पशुचारण को रोककर भी इससे बचा जा सकता है। फिर आगे क्या है देखिए कि पर्वतीय एवं पठारी क्षेत्र में सीढ़ीनुमा खेती करके, स्थानांतरित कृषि पर प्रतिबंध लगाकर, मिश्रित कृषि को बढ़ावा देकर, आम नागरिकों को जागरूक बनाकर। तो ये सब कारणों से हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको मतलब इससे हम लोग निपट सकते हैं, यही है इसका उपाय। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 16 हम लोग देख लेते हैं क्या है कि भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, व्याख्या करें। देखिए भारतीय किसान के लिए मानसून एक जुआ है, क्योंकि जिस वर्ष मानसून अच्छा होता है उस वर्ष फसल अच्छा होता है, और जिस वर्ष मानसून अच्छा नहीं होता है उस वर्ष फसल भी अच्छा नहीं होता है।
अब बात ये रहा कि सर आप लोग बोलेंगे कि ये जो प्रश्न है थोड़ा मतलब ये लॉन्ग टाइप का, इसमें हमें आंसर भी लॉन्ग टाइप का लिखना है। देखिए यहाँ पर मैंने आप लोगों को मेन चीज बता दिया। क्या मेन चीज है कि अगर मानसून अच्छा होगा तो यहाँ पर फसल भी अच्छा होगा, अगर मानसून अच्छा नहीं होगा तो फसल भी अच्छा नहीं होगा। तो एक प्रकार का जुआ हो गया। इसको आप लोग बढ़ा चढ़ा के लिख सकते हैं कि मान के चलिए किसान था, ठीक है, उन्होंने लोन लिया, कर्जा लेकर मतलब खेत को मतलब जोता, फिर उसमें फसल लगाया, किसी कारण बस मान के चलिए या तो हो सके उसमें उस साल मान के चलिए अधिक बारिश नहीं हुआ, यानी कि बारिश ढंग से नहीं हुआ, या फिर बारिश मतलब अधिक हो गया, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि सूखा पड़ गया या फिर बाढ़ आ गया, कुछ भी बोलिए। तो इस प्रकार से हम बोल सकते जो किसान है उसका जो मतलब स्थिति बन गया, मतलब बहुत ही खराब बन गया। तो इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर और जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं। तो आप लोग भी थोड़ा बहुत यहाँ पर मेहनत करिएगा, आप लोग भी अपने से थोड़ा बहुत जोड़ के लिख सकते हैं। लेकिन जो मेन चीज था यहाँ पर मैंने आप लोगों को समझा दिया, इसी से आप लोग बहुत सारा जोड़ जाड़ के लिख सकते हैं। फिर हो सके आप लोग लिखिए किसान का जो फसल था, फसल सारा का सारा बर्बाद हो गया, किसान का ऐसा स्थिति आ गया कि उसको कर्जा चुकाने के लिए 1 रुपया भी पैसा नहीं है, मतलब ऐसा स्थिति बन जाता है कि वो मतलब सुसाइड कर ले, इस प्रकार का स्थिति बन गया। और ऐसा बहुत बार होता भी है। ठीक है, आगे बढ़िए। क्वेश्चन नंबर 17 क्या लिखिए, भारत के विशाल मैदान को उच्चवाच की भिन्नता के आधार पर वर्गीकृत कर उनका संक्षिप्त वर्णन करें। हमारे पास पहला जो है क्या सतलज का मैदान है, और 4 प्रकार से इसको मतलब वर्गीकृत किया गया है। सतलज का मैदान, इसे पंजाब हरियाणा का मैदान भी कहते हैं, यह अरावली पर्वत के पश्चिम तक विस्तृत है। यह हो गया एक पॉइंट। दूसरा है कि राजस्थान पूर्वी मैदान क्षेत्र, यह मैदानी भाग अरावली पर्वतमाला के पूर्व में स्थित है। यह इस मैदान का उत्तरी पूर्व भाग गंगा यमुना के मैदानी भाग से मिला हुआ है। यह हो जाएगा। 3 नंबर है गंगा का मैदान। तो गंगा का मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान है, इसका क्षेत्रफल 357 लाख वर्ग किलोमीटर है। 4th नंबर में ब्रह्मपुत्र का मैदान, यह मैदान हिमालय और मेघालय के पठार के बीच विस्तृत है। यह 600 किलोमीटर लंबा तथा 60 से 90 किलोमीटर चौड़ा है। नोट कर लीजिए फटाफट हर एक चीज को, क्योंकि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ये सब चीज है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 18 देख लेते हैं। क्वेश्चन 18 क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 की हिमालय अपवाद तंत्र एवं प्रायद्वीपीय अपवाद तंत्र में 5 अंतर लिखे। देखिए हमारे 5 अंतर लिखने बोला है, यानी 5 नंबर दिया जाएगा, जितना अंतर उतना नंबर। तो 5 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 5 अंतर लिखेंगे, 2 नंबर का क्वेश्चन रहेगा 2 लिखेंगे, मतलब जितना नंबर का क्वेश्चन उतना अंतर लिखेंगे। तो हमने एक साइड में हिमालय अपवाद अंतर लिख दिया है, एक साइड में प्रायद्वीपीय अपवाद अंतर लिख दिया है। पहला है कि जो हिमालय वाला इसकी लंबाई जो है अधिक होती है, और ये जो प्रायद्वीपीय इसकी लंबाई हिमालय नदियों की तुलना में कम होती है। फिर हिमालय वाला में देखिए भारत में हिमालय की नदियां बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है, और प्रायद्वीपीय नदियां बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में गिरती है, मतलब दोनों में ये गिरती है, जो कि यहाँ पे मैंने आप लोगों को बता दिया। तो ये सब अंतर है, ये सब अंतर को आप लोग लिखिएगा। इसका देखिए 3 नंबर में क्या कि इन नदियों को वर्षा के साथ साथ हिम से भी जल मिलता है, इसलिए 12मासी नदियां होती है। और इस नदियों का जो प्रवाह होता है वर्षा पर निर्भर करती है, ये प्रायः मौसमी होती है, मतलब ये सूखा भी पड़ इसमें सूखा भी पड़ जाता है, क्योंकि मौसम अगर वर्षा होगी तो पानी उसमें रहेगा, नहीं तो नहीं रहेगा। ठीक है, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे देखिए यहाँ पर हिमालय अपवाद तंत्र में लिखा है कि जो ये होता है ये मार्ग परिवर्तन के लिए माहिर होता है। प्रायद्वीपीय क्या होता है, इसका मार्ग जो होता है स्थायी होता है, फिक्स है, उसी मार्ग में वो चलना शुरू करेगा, उसी मार्ग में चलेगा। 5th नंबर में देख लीजिए क्या है कि हिमालय के प्रमुख नदियों में कई सहायक नदियां आकर मिलती है। इसका 5th नंबर प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियां जिससे महानदी गोदावरी कृष्ण तथा कावेरी में छोटे सहायक नदियां आकर मिलती है। तो ये हो जाएगा इसका सही उत्तर, सहायक लिखिएगा, सहायक। ठीक है, सहायक लिख दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आगे यहाँ पे क्या है। तो आगे यहाँ पर है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है, जिसका आप सबको पता होगा, मैंने आप लोगों से कहा भी है, ये मानचित्र वाला क्वेश्चन है। और देखिए मानचित्र वाला जो भी क्वेश्चन रहेगा, इसको मैं क्या करूंगा, जैसे हमारा मॉडल सेट 3 खत्म हो जाता है, इसके बाद एक पावरफुल वाला वीडियो आएगा, जहां पर मैं आप लोगों को एक ट्रिक बताने वाला हूं, जिस ट्रिक का नाम है प्यार वाला ट्रिक, यानी कि लव ट्रिक बताऊंगा। गजब का लव होने वाला है, गजब का लव स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगा, और गजब का ट्रिक होगा। एक ट्रिक की मदद से आप लोग मानचित्र के हर एक क्वेश्चन को बना लेंगे। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, क्योंकि हमारा जो मॉडल सेट 2 ये खत्म हो गया। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, जितना से वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।